हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो हमारा जो सीए फाउंडेशन का जो बिजनेस लॉज का पहला चैप्टर है बेटा, वो क्या है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे आपको सिलेबस का सब पता लग ही गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यानी कि इंडिया में जो लॉज बनते हैं, ठीक है, उसका क्या फ्रेमवर्क रहता है। एक देश में कोई भी कानून बनता है तो पहले, जैसे अगर सेंटर के कानून की बात करें, पहले वो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राष्ट्रपति की अप्रूवल होती है। ठीक है, तो फिर वो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है, फिर जाके वो एक एक्ट बनता है। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है देश में, जैसे कोर्ट का, जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, उसके अलावा तो सेशन कोर्ट्स वगैरह होते हैं। तो सब क्या है कि इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी है, छोटा सा चैप्टर है। मेन इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रेगुलेटरी जो स्ट्रक्चर है, रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है, उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और आपको ओवरऑल लॉ का हमारे देश में फ्रेमवर्क समझ आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, भी किस तरीके से जुडिशरी होती है। ठीक है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव है, और बेसिक जो फोकस की गई है वो फाइनेंस के रिगार्डिंग की गई है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, उस पर थोड़ा डिटेल में बात की गई है। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके। ठीक है, आइए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो सबसे पहले बात की गई है यहाँ पे, एक डायग्राम है हमारे यहाँ पे। तो ओवरऑल हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, क्या है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ होता क्या है। लॉ होता क्या है, ठीक है, लॉ को इन्फोर्स कैसे किया जाता है। ठीक है, और लॉ के जो सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और लॉ बनाने का जो एक प्रक्रिया है, जो है प्रोसेस है, वो क्या है। ठीक है, और लॉ के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, लॉ के टाइप्स हम पढ़ेंगे, क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, कॉमन लॉ है। उसमें एक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए भाई, अभी समझाऊंगा नहीं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, एक एक टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो केवल मैं यही बता रहा हूँ कि हाँ भी क्या कुछ पढ़ने वाले हैं हम। फिर है कि मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं देश में हमारे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, एमसीए बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जब आप सीए बनेंगे तो कंपनीज के साथ आपको डील करना है। ठीक है, कंपनीज जो है बेसिकली वो कवर्ड किसके अंदर होती है? एमसीए के अंडर। कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है, वो विद आरओसी होती है। ठीक है, और आरओसी जो है वो किसके अंडर आती है? एमसीए के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। ठीक है, सेबी हो गया, ये कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पता ही है, ये मनी मार्केट रेगुलेटर है। आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्चुअली में देश में कानून आया था आईबीसी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो आईबीसी के तहत क्या है कि आईबीबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, ये सब क्या है कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, मैं फिर कह रहा हूँ, तो बड़े प्यार से पढ़ना है, समझ समझ के चलना है। पढ़ने के बाद नॉलेज बहुत होगी आपको। आपका जो लॉ के रिगार्डिंग एक जो बेसिक एक जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा इस चैप्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। पहले है कि व्हाट इज़ लॉ। अब देखिए देश में क्या सिस्टम होता है हमारे यहाँ। इंसान, हम लोग सब इंसान हैं। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हर एक इंसान क्या है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। अब हमारे देश में सोचिए कि 140 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन है। हर बंदा अपने हिसाब से चलेगा तो क्या होगा? क्लैश होगा। देश में एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति की सोच अलग है। जैसे मान लीजिए हम सड़क पे चलते हैं, सड़क पे क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से चलना चाहते हैं। कोई कहता है भी मैं तो भाई कीप टू द लेफ्ट रखूंगा, कोई कहता है मैं कीप टू द राइट, कोई कहता है मैं सड़क के सेंटर में चलूंगा। तो ऐसे तो क्या होगा? झगड़े होंगे, कोलिजन होंगी। ठीक है, टकरें होंगी लोगों की आपस में, है कि नहीं? तो हर तरह के लोग होते हैं। कुछ शरारती किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, कुछ बहुत साधु तरह के लोग होते हैं। कुछ ठीक ठाक होते हैं बीच में। तो कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे क्या है कि लोगों को पता हो कि हमें करना क्या है। कानून, एक्चुअली कानून बनाने की जरूरत ही वहीं पड़ती है ज़्यादातर, जहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे एक सिस्टम होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए कानून लाए गए। जैसे एक टाइम पे था कि जो एम्प्लॉयर था, ही यूज टू एक्सप्लॉइट हिज एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयर था वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइटेशन करता था।
तो अब एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए लाए गए कानून काफ़ी सारे, ईएसआई एक्ट हो गया, जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, प्रोविडेंट फंड का कानून लाया गया, ग्रेच्युटी का कानून है, लीव एनकैशमेंट का कानून है। तो बहुत सारे जो कानून लाए गए, लॉज लाए गए फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़, उनकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, वो लाया गया। अब कोड ऑफ, जैसे कोड ऑफ वेजेस वगैरह हो गया, वो आ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है, ठीक है, तो कानून इसलिए लाए जाते हैं कि लोगों को पता हो कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमारी ऑब्लिगेशंस क्या है। ठीक है, जैसे अब इनकम टैक्स एक्ट है, तो इनकम टैक्स के एक्ट क्या है, एक कानून है, एक्ट 1961, एक लॉ कानून है। ठीक है, जो देश की पार्लियामेंट ने पास किया। अब वहाँ पे लोगों को पता है कि हमारी इनकम इस स्लैब से ऊपर जा रही है, तो हमें इनकम टैक्स पे करना है। ठीक है, नहीं पे करेंगे तो फिर क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पीनल प्रोविजंस हैं। ठीक है, ऐसे जीएसटी है, जब कोई सप्लायर सप्लाई करता है, ठीक है, गुड्स बेचता है, सर्विस देता है, तो एक थ्रेशोल्ड के बाद, एक लिमिट के बाद उसको क्या है कि जीएसटी कलेक्ट करना है अपने कस्टमर से और सरकार को देना है। अगर वो नहीं कंप्लाइंस करता, अगर कस्टमर से वो जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को नहीं देता, जैसे जीएसटी कानून में बताया गया है, तो सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई है। ठीक है ना। तो कानून इसलिए लाए जाते हैं ताकि क्या है कि व्यक्ति को पता लगे कि उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या है। ठीक है, और मतलब मकसद यही होता है, मकसद सरकार का क्या है, मकसद यही है कि लोगों की वेलफेयर, लोगों को, लोगों की वेलफेयर करना, भलाई करना। ठीक है, जस्टिस, न्याय होना वहाँ पे। ठीक है, यही मेन पर्पस होते हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी, सोशल ब्रदरहुडनेस बनी रहे। ठीक है, ये सब। चलिए अब हम जो थ्योरेटिकल है उसको समझते हैं एक बार। लॉ इज ए सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। तो वेलफेयर हो गया, ठीक है, यानी कि भलाई, लोगों की भलाई। ठीक है, उसके लिए अब जैसे लोगों की भलाई किस में है कि कोई आपस में भिड़े ना सड़क के ऊपर, कोई टक्कर ना बजे किसी की। तो सरकार ने कानून बनाया है कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलेंगी वो लेफ्ट में चलेंगी, जिस भी और जा रही है वो कीप टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड चल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का भाव ये हो गया कि ये किस लिए था, लोगों की भलाई के लिए है भाई, लोग आपस में टकरा ना जाएं, डेथ ना हो जाए। जैसे आपने कहा स्पीड लिमिट लगाई जाती है कि इतने, इस रोड पे आप क्या है कि इतने किलोमीटर से ज़्यादा तेज नहीं चला सकते, तो चलाएंगे, वहाँ पे चलान होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे। ठीक है, लॉ क्या है, एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज हैं इम्पोज बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। वेलफेयर सिक्योर करनी है और सोसाइटी यानी समाज को जस्टिस यानी न्याय देना होता है। इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क reflect the social, political, economic and cultural aspects of our vast and diversified country। बिल्कुल सही बात है। इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, हमारे एक डाइवर्सिफाइड, एक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स जो है, ठीक है, हमारे देश के, उसको ये दर्शाता है। और देखो हमारे देश में पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, हंड्रेड्स ऑफ पार्टीज हैं देश में, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इकोनॉमिक में आप देखोगे क्या है कि कोई स्टेट बहुत ही अमीर है, जैसे कोई स्टेट में भी क्या है कि कोई सिटी बहुत अमीर है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही क्या है कि ये मतलब कि मतलब, और कोई कई कई स्टेट ऐसे हैं जगह कि भुखमरी है, बुरी हालत है, स्टेट में कुछ ऐसी जगह पे। ठीक है ना। तो फिर कहते हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है कि लॉ बनता कैसे है। ठीक है, आप मतलब कि सोर्सेज ऑफ लॉ मतलब लॉ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, भाई लॉ आता कहाँ से है। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझिए कि हमारे देश में कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो संविधान से पावर डिराइव ना करता हो। यानी कोई भी देश में हमारे कानून बनेगा तो वो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर ड्राइव करके ही बनेगा। तो हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो संविधान के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करार दे देगा, इनवैलिड। तो हमारे देश में पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि कोई भी कानून, हमारे देश में कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता बेटा जो क्या है कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देश में जो भी कानून बनेगा वो क्या होगा, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा। ठीक है, चलिए अब मेन सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, एक संविधान हो गया हमारा। ठीक है, द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पहला, और दूसरा द स्टैट्यूट्स और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, या स्टेट असेंबली। ठीक है, अब देखो पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट में क्या है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और कुछ स्टेट्स होती है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, वहाँ विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। ठीक है, और सेंट्रल में क्या होता है, पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं,
एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, ठीक है, यानी कि एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट्स हो गए। प्रेसिडेंट्स क्या हो गए? जो कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट्स होती हैं, तो कोर्ट्स के द्वारा दी गई जजमेंट्स होती हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रेसिडेंट्स, ठीक है। और जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स एंड इन सम केसेस एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड यूजेस, ठीक है। ये कस्टम एंड यूजेस क्या होता है कि जो चीज़ एक चलती आ रही है काफ़ी लंबे समय से, कोई प्रैक्टिस चलती आ रही है, ठीक है, प्रथा चलती आ रही है, उसे क्या बोलते हैं? कस्टम एंड यूजेस। तो कहने का भाव क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कल को सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, तो प्राइमरी सोर्स तो क्या है हमारे यहाँ देश में? ठीक है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा पार्लियामेंट कानून बनाती है, ठीक है, लॉ पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। स्टेट असेंबलीज जो हैं, कहीं पे सिर्फ विधानसभा है, यानी कि कहीं पे केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, और कहीं पे क्या है बेटा? लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो देश में जो कोर्ट्स हैं वो डिसीजन देते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो भी क्या है? एक सोर्सेज ऑफ लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया जो है, ये इसी का पार्ट है बेटा, कल को पूछा जाएगा सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है। पहले आपने बताना कि मेन सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, लीगल प्रेसिडेंट्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये आपको पता ही होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है कि देखो, यहाँ पे देश में क्या है कि लोगों के द्वारा लोगों में से ही सरकार चुनी जाती है। लोगों के द्वारा लोगों में से लोगों के ऊपर राज करने के लिए सरकार चुनी जाती है, यानी बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। तो इस तरीके से देश में हमारी सरकार चुनी जाती है। तो पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं चुन के, वो कहाँ से आते हैं? लोकसभा में कहाँ से आते हैं? हर साल 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। जैसे 2024 के इलेक्शन हुए, ठीक है, 2024 के इलेक्शन हुए, तो वहाँ पे क्या है? लोगों ने वोट डाली पूरे देश भर में। अब जो भी नेता चुन के आया, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, 5 साल के लिए बना। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलके क्या है, क्या चुनते हैं? अपने में से एक नेता चुनते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो एमपीज जो हैं अपने में से जो मेजोरिटी में होते हैं, वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा तो हेड ये होगा, जैसे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उनका प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है, देश का। तो इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द बेसिस एंड सोर्सेज फॉर ऑल लॉज। वो तो मैं बता रहा हूँ कि जो बेसिक जो है, बेस है जो किसी भी कानून का, वो संविधान है। यानी कि कोई भी देखो, ऐसा ना, कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ, कोई भी स्टेट लॉ, या कोई भी लीगल प्रेसिडेंट या कस्टम एंड यूजेस ऐसा नहीं हो सकता जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो। अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट एज वेल एज टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वेरियस स्टेट। बिल्कुल सही है। जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, तो हम यानी देश में से क्या चुन के भेजते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। या स्टेट के, एक पर्टिकुलर स्टेट के, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र के या पंजाब के, बिहार के, हरियाणा के, जब वहाँ पर्टिकुलर स्टेट के इलेक्शन होते हैं, तो क्या चुनते हैं हम? वहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है, तो वहाँ के जो मेंबर हैं, ठीक है, कौन लोग वहाँ जाके बैठेंगे, उन्हें हम लोग चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल मेक लॉज इन पार्लियामेंट, ठीक है, जो हम पार्लियामेंट के चुन रहे हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे। और जो स्टेट हैं, जो स्टेट के हम रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, यानी कि जो हम बोल रहे हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, तो स्टेट में जो कानून बनेंगे, तो वो वहाँ पे क्या है? कानून बनाएंगे स्टेट के रिगार्डिंग, और इन देयर स्टेट असेंबलीज एज द केस में भी। तो पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। तो देश में, पूरे देश भर में देखो, स्टेट जो कानून बनाएगी वो तो केवल स्टेट में ही है। पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिए वो पूरे देश में है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, कौन से मुद्दों पे पार्लियामेंट कानून बनाएगी, कौन से मुद्दों पे क्या है? स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, स्टेट यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कानून बनाएगी। देखो, संविधान में 3 लिस्ट दी गई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे 3 लिस्ट दी गई हैं। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ठीक है। लिस्ट 1 क्या है? यूनियन लिस्ट, ठीक है। लिस्ट 2 क्या है? स्टेट लिस्ट। लिस्ट 3 क्या है बेटा? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब, देखो, जो लिस्ट 1 है, इसमें कुछ मैटर्स बताए गए, जैसे इनकम टैक्स हो गया, फॉरेन अफेयर का मैटर हो गया, ठीक है। इसमें कुछ मैटर्स बताए गए हैं, मुद्दे बताए गए हैं, जिस पे केवल कौन कानून बनाएगा? पार्लियामेंट, ठीक है।
तो लिस्ट 1 में जो मैटर्स बताए गए हैं उस पर कानून केवल कौन बना सकती है? पार्लियामेंट, जिसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। यहाँ तो केवल कानून कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा मिलके कानून पास करेंगे, राष्ट्रपति की अप्रूवल होगी, और वो जो बिल है वो पब्लिश होगा ऑफिशियल गजट में, फिर क्या बन जाता है? वो एक्ट। ठीक है, अब कहते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट, अब स्टेट लिस्ट में कुछ मैटर्स बताए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया मान लीजिए। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी है, तो कुछ मैटर्स बताए गए हैं स्टेट लिस्ट में। ठीक है, इस पे कानून कौन बना सकता है? स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो स्टेट है, यानी कि कहने का मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वो यहाँ पे कानून बनाती है। ठीक है, हर एक स्टेट की अपनी तो लेजिस्लेटिव असेंबली है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? कि वो मैटर्स जहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे कि सर, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, हेल्थ है, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट है। इन मैटर्स के ऊपर क्या है कि पावर दोनों के पास है, सेंटर के पास भी है और स्टेट के पास भी है, क्योंकि ये मैटर्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के हैं, जहाँ पे सेंटर का एज वेल एज स्टेट दोनों का रोल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लिस्ट 1 में क्या आ गया? वो वाले मैटर्स जिसके ऊपर केवल पार्लियामेंट कानून बना सकती है। लिस्ट 2 में क्या आ गया? वो वाले मैटर्स जिसमें क्या है, केवल जो लेजिस्लेटिव यानी कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कानून बना सकती है। और लिस्ट 3 क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट है। वो वाले इसमें मैटर्स आते हैं जिसमें पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों को कानून बनाने की पावर है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ आ गया। और हाँ, एक चीज़ याद रखना कि ये भी होता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में सर दोनों के पास पावर है। मान लो उधर से सेंटर ने कानून बना दिया, उधर से स्टेट ने कानून बना दिया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो चलेगी किसकी? पार्लियामेंट की। ठीक है, चलनी किसकी है? पार्लियामेंट की। ये कहते हैं कि द लॉज पास बाय पार्लियामेंट में अप्लाई थ्रू आउट ऑल और पोर्शन ऑफ इंडिया, यानी कि ये तो मर्जी होती है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट जो कानून पास करती है तो बता देती है कि हमने जो कानून पारित किया है ये पूरे देश में लागू होगा या पूरे देश के केवल इस पर्टिकुलर पोर्शन पे एप्लीकेबल होगा। तो पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है वो प्रिस्क्राइब कर देती है, ठीक है, कि हाँ भी वो जो एप्लीकेबिलिटी है बता दी जाती है कि एप्लीकेबल पूरे इंडिया में है या केवल इंडिया के कुछ पोर्शन में है। ठीक है, वेयर एज द लॉज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स अप्लाई ओनली विद इन द बॉर्डर्स ऑफ स्टेट कंसर्न। तो जो लॉ पास किए जाते हैं, ठीक है, स्टेट के द्वारा, अब ऐसा तो है नहीं कि पंजाब सरकार ने कानून पारित किया पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो एप्लीकेबल हो गया हरियाणा में, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, तो जिस भी स्टेट ने लॉ पास किया है, ठीक है, जिस भी स्टेट ने लॉ पास किया है विद इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ऑब्वियसली वो उसी स्टेट में एप्लीकेबल होगा, दूसरी स्टेट में थोड़ी ना हो जाएगा वो। ठीक है, ये कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तो हो गया अंग्रेजों के ज़माने का कानून। अब देखो इंडिया में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल मतलब दो गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लस स्टेट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही क्या है, एक टाइम पे मिलके काम कर रही होती है। ठीक है, आपको पता ही है, एक तो सेंटर लेवल पे, देश के लेवल पे कानून कौन बना रहा है? पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे मान लीजिए मैं रहता हूँ पंजाब में, तो पंजाब में क्या सिस्टम है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों सरकारें मिलके काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि पंजाब सरकार अलग से है, उसके अलावा क्या है, सेंटर भी है। ठीक है, सेंटर भी है। तो यानी कि अब इनमें देखिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा। मान लो सेंटर कुछ और करना चाहती है, स्टेट कुछ और करना चाहती है, नहीं ऐसा नहीं होता। अभी हम करके आए कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लिस्ट 1 में जो पावर्स हैं, ठीक है, मैटर्स हैं, उस पर केवल कानून कौन बना सकता है? यूनियन गवर्नमेंट। और लिस्ट 2 में जो मैटर्स है उस पर कानून कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। जब साफ साफ बता दिया गया है कि ये मैटर्स हैं जिनके ऊपर कानून क्या है, कि ये सरकारें बना सकती हैं, तो बात खत्म हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो यहाँ पे ये कहा गया कि अब जो देश है वो यूनिटरी सिस्टम में नहीं चलेगा, क्या चलेगा? फेडरल सिस्टम में। फेडरल सिस्टम क्या होता है? एक संघीय ढांचा होता है। फेडरल सिस्टम क्या होता है? संघीय ढांचा होता है, जहाँ पे सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, और बोला जाता है कि तुम्हारे पास ये पावर्स हैं, ये तुम्हारी ऑब्लिगेशंस हैं, और स्टेट को बोला जाता है कि तुम्हारी ये पावर्स हैं, ये ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, भी तुमने इस तरीके से काम करना है, उसे बोलते हैं यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? जहाँ पे दो सरकारें सेंट्रल प्लस स्टेट की मिलके काम करती हैं, उनके बीच में जो पावर्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है
बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब पास हुआ 1935 में, ठीक है, तो पार्लियामेंट ऑफ यूके उस टाइम, यूके की जो पार्लियामेंट है उसने पास किया, और लागू कहाँ पे होना था? इंडिया में। ठीक है, इज द प्रीकर्सर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट डिफाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो थी, यूके की पार्लियामेंट ने कानून पास किया, यहाँ पे जो लागू होना था, तो बोला गया कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा वो यूनिटरी नहीं होगा। यूनिटरी क्या होता है कि एक ही सरकार होती है, वो पूरे देश पे लागू, पूरे देश पे राज करती है। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट में एक सरकार आई, ठीक है, सारी स्टेट गवर्नमेंट खत्म, तो केवल एक सेंटर की गवर्नमेंट पूरे देश पे राज करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी स्ट्रक्चर। उसे क्या बोलते हैं? यूनिटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यानी कि देश में जो स्ट्रक्चर है हमारे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के बाद वो यूनिटरी से कैसे कर दिया गया? फेडरल में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, और आज के टाइम में भी फेडरल स्ट्रक्चर ही है, आपको पता ही है। जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 है, उसमें भी बताया गया है कि हमारे देश का जो कानूनी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा बेटा? फेडरल स्ट्रक्चर होगा। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जहाँ पे सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में बेटा क्या होती हैं? पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, दोनों सरकारें मिलके क्या हैं कि देश को चलाती हैं। ठीक है, यानी कि स्टेट है वो स्टेट को देखती है, ठीक है, और सेंटर जो है वो पूरे देश में जितनी भी, ठीक है, पूरा देश है उसको देखती है। यानी मैं पंजाब में रहता हूँ तो मैंने समझाया जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, कुछ पावर्स क्या हैं स्टेट के पास है और कुछ क्या है सेंटर के पास है। पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स। जो हमने बताया कि लिस्ट 1 में जो पावर्स दी गई हैं, ठीक है, वो सारी किसके पास हैं? वो सारी किसके पास हैं? यूनियन गवर्नमेंट के पास। और जो लिस्ट 2 में पावर्स दी गई हैं, ठीक है, वो सारी किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वो किसके पास बेटा? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, और जो लिस्ट 3 है वो मैंने बताया वो कॉन्करेंट लिस्ट है। तो उन मुद्दों पे जैसे एनवायरनमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो इन मैटर्स पे क्या है कि सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। फेडरल कोर्ट, ठीक है, ये पुरानी बात है, अब तो ख़त्म हो गया है। अब तो क्या स्ट्रक्चर हमारा? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, और जो सिविल कोर्ट्स अपने जो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट हो गया, उसके अलावा सेशन कोर्ट्स हो गए। इन 1937 फेडरल कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड हैड द जुरिडिक्शन क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया की जो पावर होती है, पर्टिकुलर एरिया की जो पावर होती है उसे क्या बोलते हैं? जुरिडिक्शन। अब ये दो तरह की होती है एक्चुअली, टेरिटोरियल और पेकिन्यूरी। देखिए टेरिटोरियल क्या है? जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, तो पंजाब एंड हरियाणा में जो भी मैटर्स हैं उसको कौन देख रहा है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स। ठीक है, और एक होती है मॉनिटरी। मॉनिटरी क्या है कि इस अमाउंट तक का जो मैटर है ये कोर्ट देखेगा। ठीक है, तो जो मॉनिटरी होती है उसको क्या बोलते हैं? ये याद रखिएगा। जुरिसडिक्शन जो होती है बेसिकली वो दो तरह की रहती है, एक पेक्यूनियरी, ठीक है, एक क्या रहती है बेटा? पेक्यूनियरी। दूसरी क्या होती है? टेरिटोरियल। ठीक है, पेक्यूनियरी क्या हो गया? मॉनिटरी। ठीक है, मॉनिटरी जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल क्या हो गया? एरिया वाइज। ठीक है, जैसे मान लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। अब मान लो मुंबई में कुछ होता है, तो मुंबई में कुछ हो रहा है तो क्या उसका जो वो केस है क्या वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सुन सकता है? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, तो जुरिडिक्शन नहीं है क्योंकि उनके पास। इन 1937 फेडरल कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड हैड द जुरिडिक्शन ऑफ अपीलेट, ओरिजिनल एंड एडवाइजरी। ठीक है, ओरिजिनल तो क्या हो गया कि जो केस डायरेक्टली आता है, कि मान लो कोई केस है वो डायरेक्टली आपने किसको अप्रोच कर लिया? फेडरल कोर्ट को, तो वो बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अपीलेट होती है जैसे मान लो हाई कोर्ट के खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की वो वाली जुरिडिक्शन कौन सी है? अपीलेट। ठीक है, एडवाइजरी क्या होता है कि कुछ मैटर्स पे एडवाइस करने की पावर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? तीनों तरह की जुरिडिक्शन है हमारे देश में। क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, फेडरल कोर्ट तो खत्म हो गया अब संविधान आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन आने ऑफ इंडिया आने के बाद जो फेडरल कोर्ट खत्म है, अब क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है तीनों तरह की जुरिडिक्शन है इसके पास। ओरिजिनल भी, ठीक है, अपेलेट भी होगी, अपेलेट हो गया। ठीक है, थर्ड क्या हो गया? सुपरवाइजरी। देखो ओरिजिनल में क्या आता है, कुछ मैटर्स जो हैं जैसे मान लो किसी के जो फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, ठीक है, किसी के कुछ फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो आर्टिकल 32 में ये कहा गया है, आर्टिकल 32 में
कि आपके अगर कोई फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर एक इंडिविजुअल को, हर एक देश के नागरिक को क्या दे रखे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी के कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, आप क्या है कि डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट को। ये सुप्रीम कोर्ट की क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो जाती है। अपीलेट क्या होता है कि जैसे आप हाई कोर्ट के खिलाफ कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट जुरिडिक्शन। सुपरवाइजरी क्या होता है कि हाई कोर्ट में या लो हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, ठीक है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है कुछ, ठीक है, तो यानी कि उनको सुपरवाइज करना, उनको इंस्ट्रक्ट करने की पावर किसके पास रहती है, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। इस समय की बात करें तो देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उनकी जुरिडिक्शन क्या है, तीनों तरह की है, ओरिजिनल भी है, अपीलेट भी है एंड सुपरवाइजरी भी है, ठीक है। फिर कहते हैं कि द पावर्स ऑफ अपीलेट जुरिडिक्शन एक्सटेंडेड टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, whereas the advisory jurisdiction was extended with the powers to federal court, ठीक है। तो कहते हैं कि देखो क्या सिस्टम था, जो पावर्स थी अपेलेट जुरिडिक्शन की, वो क्या थी, एक्सटेंडेड टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो यानी कि क्रिमिनल एंड सिविल केसेस होते थे, उसमें अगर अपील करनी होती थी तो आप कहाँ कर सकते थे, फेडरल कोर्ट में, ठीक है। और जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन थी, ठीक है, उसमें क्या था कि आप क्या है, फेडरल कोर्ट जो है वो एडवाइस कर सकता था गवर्नर जनरल इन मैटर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन के केस में पब्लिक की क्या ओपिनियन है, उसमें क्या है कि जो फेडरल कोर्ट था, वो जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनको क्या था, वो एडवाइस कर सकता था, ठीक है। द फेडरल कोर्ट ऑपरेटेड फॉर 12 years and heard roughly 150 cases. The federal court was supplanted by Indian apex court, the Supreme Court of India. फेडरल कोर्ट के नीचे क्या रखा गया, एक और कोर्ट, वो क्या था, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और मैंने बताया कि जब संविधान आ गया तो ये जो पावर थी ओरिजिनल वाली, जो जो फेडरल कोर्ट की पावर थी, वो सारी किसके पास आ गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आ गई, ठीक है। ये फेडरल कोर्ट का क्लियर हो गया। अब इसमें हमने तीन पढ़े, इसमें एक तो था मेन सोर्सेज ऑफ लॉ में क्या देखा हमने कि हमारे देश में जो मेन सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, संविधान है सबसे मेन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। और देश में हमारे कोई कानून, कोई भी लॉ हो गया, बेशक वो पार्लियामेंट ने बनाया है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया है, या किसी प्रकार के कोई रूल्स हैं या कोई कस्टम एंड ट्रेडिशंस है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता तो संविधान के अगेंस्ट हो, ठीक है, जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, ठीक है। तो अब बात करें सोर्सेज ऑफ लॉ कौन से हो गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, पार्लियामेंट्री लॉज हो गए, ठीक है, स्टेट के लॉ हो गए, इसके अलावा जो भी क्या है लीगल प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है कि इंडिया क्या है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी कि लोगों के द्वारा, लोगों में से चुनी गई सरकार लोगों पे ही राज करती है, ठीक है। तो हमारा देश क्या है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट कानून बनाती है वही लोगों पे अप्लाई होता है थ्रू आउट द कंट्री, या पार्लियामेंट डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ भी ये पूरे देश में नहीं, यहाँ यहाँ लागू होगा। उसके अलावा क्या है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कानून पास करती है, तो जिस स्टेट का वो कानून है, तो उस स्टेट, जिस स्टेट की असेंबली ने ये पास किया है कानून, उस स्टेट पे वो लागू होगा, ठीक है। तो पावर्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ठीक है। ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद से हुई थी। इसमें डिफाइन किया गया कि यूनिटरी टू फेडरल स्ट्रक्चर पे लाया गया देश को। यूनिटरी स्ट्रक्चर में क्या था कि यहाँ भी जो एक ही सरकार है जो पूरे देश में लागू राज कर रही है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी फीचर, ठीक है। और फेडरल फीचर में क्या होता है कि देश में दो तरह की सरकार होती हैं, ठीक है। एक सेंटर की यानी पार्लियामेंट सरकार है, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट कानून बना रही है, यानी कि वह यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। उधर से क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट भी होती हैं साथ साथ, ठीक है। और पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज अमंग्स सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। और फेडरल कोर्ट की हमने बात की, ठीक है। तो पहले क्या था, एक फेडरल कोर्ट था, उनके पास पावर थी ओरिजिनल, अपीलेट एंड सुपरवाइजरी, ठीक है। और इसको सप्लांट कौन करता था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। संविधान आने के बाद क्या है कि फेडरल कोर्ट खत्म, अब केवल क्या है, सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर। फिर हाई कोर्ट जो पहले भी थे संविधान के आने से पहले, ठीक है। उसके बाद नए कोर्ट सेटअप किए गए, कौन से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सिविल कोर्ट, ठीक है। और साथ में जो कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है जी। ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया। संविधान तो सबसे ऊपर है, मैं बता रहा हूँ कि देखो, अब आप देखिए 2024 के जब इलेक्शन हुए, ठीक है, सबको पूरे देश में ये चीज़ का डर था, ठीक है, कि हाँ भी अगर उस टाइम मोदी जी आ गए तो संविधान बदल सकते हैं, ये हो सकता है। अपोजिशन ने मुद्दा उठाया, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा पावर इनके हाथ में आ गई तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो लोगों का ऐसा मानना था, वो था या नहीं था दैट इज अलग, ठीक है। एक तरह से जो फियर साइको होती है वो तो क्रिएट हो गई। तो कहने का भाव क्या है कि ये खतरा बन गया कि संविधान कल को चेंज हो सकता है। अब संविधान को बदलने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए होता है, पावर मेजोरिटी चाहिए होती है,
तो इस तरीके से आया, सरकार भी बन गई उनकी, ठीक है। और क्या है कि जो पावर थी वो लिमिटेड होगी उनके पास, ठीक है। पावर जो थी गवर्नमेंट के पास वो क्या होगी, बिल्कुल लिमिटेड हो गई, ठीक है। यानी कि सरकार तो बन गई, बट ऐसा नहीं था कि जो बड़े बड़े डिसीजन है वो आप ले सकते हो, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 इज द फॉरमोस्ट लॉ दैट डील्स विद द फ्रेमवर्क विद इन विच आर डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्क्स एंड आर लॉज आर मेड फॉर द पीपल बाय द पीपल। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पूरे देश का बेटा जो लीगल फ्रेमवर्क है, दैट वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के दायरे के अंदर रह के ही काम करता है। हमारे देश का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो संविधान के दायरे में रह के ही काम करता है, ठीक है। और हमारे जो कानून है वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं, यानी लोग ही चुनते हैं, ठीक है। लोग ही चुनते हैं अपने नेताओं को, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। फिर वही पार्लियामेंट, वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कानून पारित करती है, वही लोगों के ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एंड प्रोटेक्ट सर्टन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। बिल्कुल, देखो हमारे जो आपको पता है कि संविधान में क्या बताए गए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। जैसे हम कहीं घूमना चाहते हैं, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हम कोई भी धर्म को मानना चाहते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है। कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो हमारे कुछ क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। ऐसे क्या है कि हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है बेटा, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। ऐसे ही क्या बताया गया है, कुछ फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो भी बताई गई हैं, ठीक है। तो कहते हैं इट ऑल्सो लेज डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट्स बोथ स्टेट एंड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। तो एक जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज तो बताई गई हैं। उसके अलावा सरकारों के क्या राइट्स रहेंगे, गवर्नमेंट के क्या राइट्स रहेंगे, क्या ऑब्लिगेशन रहेंगी, ये भी सब बताया गया है। द लॉज इन इंडिया आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग ए हाइब्रिड लीगल सिस्टम। तो कहते हैं कि लॉज जो हैं देश में वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बिल्कुल। इस एग्जाम्पल के तौर पे जो कंपनीज एक्ट 2013 है, द कंपनीज एक्ट 2013 है, ये इंटरकनेक्टेड रहता है किसके साथ, सेबी के लॉ है, ठीक है। जो द सेबी एक्ट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या सकरा है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, उनके साथ ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। द पीपल हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड टू डिवाइड द लॉ मेकिंग पावर बिटवीन द सेंट्रल, जो मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर यही तो है। फेडरल स्ट्रक्चर क्या है कि जहाँ पे पावर्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं किसके बीच में, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, दैट इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। द पीपल हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इतना शानदार संविधान लिखा गया है ना, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। मतलब 100 साल का आगे सोचा गया कि कल को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कि अकॉर्डिंग ही क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया, ठीक है। The people who wrote the constitution decided to divide the law-making power between the central government and the various state governments. So the Indian constitution has three lists: central list, state list and joint list. ठीक है, तो स्टेट सेंट्रल लिस्ट मैंने बताया, ठीक है। ज्वाइंट किस क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, जो मैंने बताया आपको कि देश के संविधान में क्या है, तीन प्रकार की लिस्ट है, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट जिसको मैंने बोला यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, इसमें एक वो वाले मैटर्स है जिसमें केवल कौन कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा क्या है, स्टेट लिस्ट है, यानी वो वाले मैटर्स है जिसपे कानून कौन बना सकता है, केवल स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और थर्ड क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी ज्वाइंट लिस्ट, में वो वाले मैटर्स आते हैं जिसपे कानून कौन बना सकता है, दोनों, सेंट्रल यानी पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, जैसे हेल्थ का मैटर है, एजुकेशन का मैटर है, एनवायरनमेंट का मैटर्स है। तो तीनों जो है मैटर्स जो है इन पे, ठीक है, कौन कानून बना सकता है, दोनों सरकारें, यानी कि सेंट्रल भी बना सकती है और स्टेट बना सकती है। और डिपेंड करता है लिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि कौन से मैटर पे कौन सी सरकार कानून बना सकती है, सेंटर या स्टेट का लॉ बनेगा इसके ऊपर। एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स की एग्जाम्पल दी गई है, इनकम टैक्स आपको पता ही है। इनकम टैक्स जो है ये सेंटर का एक सब्जेक्ट है, यूनियन का एक सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स बनाने की जो बेटा पावर है वो केवल किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। कल को इनकम टैक्स एक्ट में कोई संशोधन करना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कोई अमेंडमेंट करनी है, तो अमेंडमेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कर सकती, किसी स्टेट की कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में।
यानी लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होगा, अमेंडमेंट बिल, तब जाके क्या है कि अमेंडमेंट की जा सकती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, क्योंकि ये एक सेंटर का कानून है। ठीक है, तो सेंटर का कानून जो है, जो मैटर्स यूनियन लिस्ट में बताए गए हैं, तो उस पर सेंटर ही कानून बनाएगी और उसको कुछ चेंजेस करनी है तो वो सेंटर ही कर सकती है, यानी पार्लियामेंट के जरिए। ठीक है, इनकम टैक्स इज ए सेंट्रल सब्जेक्ट, so throughout India we have only one law for income tax which is implemented by the central government through Ministry of Finance. ठीक है, we also have matters for which both central as well state government can pass laws, जैसे मैंने बताया, जैसे कि लिस्ट 3 में जो मैटर्स बताए गए हैं, लिस्ट 3 में जो मैटर्स बताए गए हैं, यानी कि कहने के बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं। लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी सच एज एग्जाम्पल। ठीक है, तो स्टैम्प ड्यूटी क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आई थिंक मैंने गलती से, शायद गलती से मैंने क्या बोल दिया था कि स्टेट में आता है, इस पर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो जैसे सिक्योरिटीज़ हैं, एग्जाम्पल भी है मेरे पास। जैसे अब हम प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो किसकी जेब में जाती है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और जैसे सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ के ऊपर शेयर्स वगैरह, उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो किसके पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो कहने का भाव ये होता है कि जो कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ एक चीज़ों के ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी लगाने की पावर है वो सेंटर के पास है। ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ चीज़ों के ऊपर पावर किसके पास है, स्टेट के पास है। तो ये स्टैम्प ड्यूटी जो मुद्दा है ये बेसिकली स्टेट का है, और कुछ हद तक पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, यानी ये क्या है, कॉन्करेंट एक मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए लॉ। अब देखो, अब बात करें अगर हम लॉ बनाने की, ठीक है, अगर हम बात करें बेटा लॉ बनाने की, तो लॉ बनाने में एक चीज़ समझिए आप, मैंने आपको समझाया था कि जैसे आप बात करें पार्लियामेंट लेवल पे, पार्लियामेंट की बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक जो बिल तैयार होता है, बिल जो है, जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है, जैसे मान लो ठीक है कोई फाइनेंस बिल ही है, जैसे मान लो, ठीक है, फाइनेंस बिल है, उसने ड्राफ्ट किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बिल को ड्राफ्ट किया। अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, तो बिल को भी पेश करता है कहाँ पे, लोकसभा में, लोकसभा, ये लोअर हाउस। ठीक है, चलो यहाँ अप्रूव हो गया, यस हो गया। लोकसभा से अप्रूवल मिलने के बाद इसको पेश किया जाता है बेटा कहाँ पे, राज्यसभा में, तो बोलते हैं हम अपर हाउस। यहाँ अप्रूव हो गया, हाँ जी हो गया। ठीक है, उसके बाद पेश किया जाता है इसको राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट जब अप्रूवल देता है, ठीक है, तो ये एक तरह का फाइनल एक्ट बन जाता है। बट इसकी जो इफेक्टिवनेस है, इम्प्लीमेंटेशन है, तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक क्या है, ये ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश की नहीं होता। ठीक है, जो ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो बेटा ये क्या होगा, पब्लिश, यहाँ भी पब्लिश हो गया, यानी कि पहला लोकसभा में पास होना जरूरी है, वहाँ पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में, ठीक है, पास होना जरूरी है, वहाँ से हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है उनके साइन होंगे इस बिल के ऊपर। ठीक है, फिर क्या होगा, ये ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो जाएगा, तब जाके क्या बनता है, एक्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है कहाँ से, बिल से। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्ट। ठीक है, जैसे द कंपनीज एक्ट हो गया। ठीक है, पहले वो लोकसभा में आया, पास हुआ, राज्यसभा में आया, पास हुआ, राष्ट्रपति ने अप्रूवल दी, जो एक्ट बन गया, उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है हमारे देश में कानून बनने का, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। अगर हम वही बात करें स्टेट की, तो स्टेट में मैंने बताया था कि आपको दो बातें होती हैं। ठीक है, या तो होता है कि एक यूनिटरी सिस्टम है। ठीक है, मतलब क्या सिस्टम होता है, केवल वहाँ पे क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में दो तरह की बातें हो सकती हैं। तो खाली क्या है कि जहाँ पे केवल क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे केवल क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बिल पास हो जाता है, फिर किसके पास जाता है, गवर्नर। यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होता, स्टेट में क्या होता है, गवर्नर। तो गवर्नर ने साइन कर दिए, फिर वो ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट, मान लीजिए हरियाणा की बात करते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा ने पास किया, फिर राष्ट्रपति, सॉरी अपना गवर्नर जो राज्यपाल है उसने साइन किए। और तीसरा क्या है कि जो ऑफिशियल गैजेट है हरियाणा का, ठीक है, उसमें पब्लिश हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि जो बिल था यहाँ चला, जो बिल यहाँ के क्या बन गया, एक्ट बन गया। तो इस तरीके से तो पार्लियामेंट का सिस्टम क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, फिर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। स्टेट का क्या सिस्टम है,
पहले विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर गवर्नर, फिर ऑफिशियल गैजेट। हाँ, यहाँ पे क्या है कि बाई कैमरल है, ये तो था सिस्टम क्या स्टेट का, यूनिकैमरल तो बोलते हैं, जहाँ पे केवल क्या है, जहाँ बेटा क्या है, सीधा क्या है, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है। बट कई जगह पे क्या होता है, बाई कैमरल सिस्टम होता है, बाई कैमरल। इस स्टेट में क्या है, बाई कैमरल सिस्टम है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे क्या है, दो हैं, ये खाली लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जिसको विधान परिषद बोल देते हैं। तो यानी कि वहाँ पे क्या है कि पहले बिल पास होगा कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, तो वहाँ पास हो गया, फिर कहाँ भेज दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, फिर कहाँ जाएगा वो, फिर नेक्स्ट वही स्टेप, ठीक है, गवर्नर के पास, यानी राज्यपाल साइन करेंगे उस पर, ठीक है, लास्ट क्या आ जाएगा हमारा, जो पब्लिकेशन हो जाएगा ऑफिशियल गजट में, ठीक है, तो ऑफिशियल गजट में क्या आ जाएगा, पब्लिकेशन, नहीं 4 नंबर पॉइंट हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो बाईकैमरल सिस्टम है, जिन राज्यों में बाईकैमरल सिस्टम है, यानी कि वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही है, साथ में क्या है वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, वहाँ सिस्टम इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए बेटा, हम बात कर रहे थे प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए लॉ, तो मैंने आपको पूरी क्लैरिटी कर दी एक एक चीज़ की, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, व्हेन ए लॉ इज प्रपोज्ड इन द पार्लियामेंट इट इज़ कॉल्ड ए बिल। तो पहले तो बिल ही होता है भाई, ठीक है, जो डिस्कशन होती है बिल के ऊपर, ठीक है, डिबेट होता है। लॉ इज पास्ड इन लोकसभा, तो पहला क्या है, लोकसभा में वो पास होता है डिस्कशन के बाद, ठीक है। देर आफ्टर इट हैज़ टू बी पास्ड इन राज्यसभा, ठीक है, पहले लोकसभा में पास हुआ समझाया मैंने, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति की अप्रूवल हुई, थर्ड पॉइंट हो गया ये, ठीक है। फिर क्या होता है, फाइनली को नोटिफाई किया जाता है बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिकेशन कॉल्ड द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, जो ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया है उसमें इसको पब्लिश किया जाता है। द लॉ विल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिफिकेशन, ठीक है। तो जब ये नोटिफिकेशन दिया जाता है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में, तो बताया जाता है कि किस दिन से नोटिफाई होगा। अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया कि कौन से दिन से ये नोटिफाई हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, तो जिस दिन को ये पब्लिश हुआ है ऑफिशियल गैजेट में, उस दिन से ये इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पब्लिकेशन जब किया जाता है, ठीक है, जब पब्लिश किया जाता है ऑफिशियल गैजेट में, उसमें डेट मेंशन की जाती है भी किस दिन से ये कानून इफेक्टिव होगा, ठीक है, किस दिन से कानून इफेक्टिव होगा। अगर डेट मेंशन नहीं की गई भी किस दिन से कानून इफेक्टिव होगा, तो जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है, उसी दिन से ये कानून क्या है, एप्लीकेबल हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एज इफेक्टिव डेट वंस इट इज नोटिफाइड एंड इफेक्टिव इट इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जब ये नोटिफाई हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम। अब देखो, एक तो क्रिमिनल लॉज होते हैं। क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं, इसका मकसद होता है कि आपको पनिशमेंट देना, ठीक है, पनिशमेंट देना, ठीक है। जैसे किसी ने कुछ गलत काम, जैसे रेप है, मर्डर है, ठीक है, तो वहाँ पे अब क्या काम करते हैं, क्रिमिनल लॉ। तो दो लॉ है वहाँ पे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, ठीक है, उसके अलावा आईपीसी हो गया, इंडियन पिनल कोड में बदलाव भी किए गए हैं, ठीक है। द लॉज इन इंडियन लीगल सिस्टम कुड बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। क्रिमिनल लॉ हो गया, ठीक है। सिविल लॉ, सिविल लॉ का मकसद तो क्या होता है कि लोगों के बीच में जो झगड़े होते हैं उसको सुलझाना, उसको निपटाना, ठीक है। कॉमन लॉ हो गया। कॉमन लॉ क्या है कि जो कोर्ट की जजमेंट्स हैं, कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, ठीक है, कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ, ठीक है। इसको लीगल प्रेसिडेंट बोलते हैं, लीगल प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, कि किसी को आप सजा दे रहे हो तो पहले सुनवाई का मौका दो अगले को, ठीक है, सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, प्रॉपर नेचुरल जस्टिस बोलते हैं उसको। तो पढ़ेंगे अभी क्या क्या होता है इसमें। तो क्रिमिनल लॉ क्या है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ का मेन मकसद क्या है कि जो कानून बना है उसकी जो वायलेशन होती है, कि आगे सजा देना, ठीक है। ये पर्टेन करता है टू द वायलेशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग्स, ठीक है। जहाँ पब्लिक रॉन्ग हो रहा है, रूल ऑफ लॉ की वायलेशन हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। वहाँ पे क्या काम करता है, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। एंड पनिशमेंट ऑफ द सेम, अब क्रिमिनल लॉ की जो लॉ बना है उसकी वायलेशन हुई है, पब्लिक रॉन्ग कमिट किया है, जो कोई नियम बने हैं उसको वायलेट किया है, उसकी सज़ा होगी, ठीक है। गवर्निंग लॉज क्या है बताया मैंने, इंडियन पिनल कोड है 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सीआरपीसी। अब इंडियन पिनल कोड में तो बताया गया है पनिशमेंट, क्राइम का मीनिंग क्या है और पनिशमेंट क्या है, दो ही बातें बताई गई हैं इंडियन पिनल कोड में,
एक तो डिफाइन किया गया है क्राइम को भी, क्राइम क्या है, ठीक है, कि क्राइम जैसे मतलब डकैती है, मर्डर है, उनको डिफाइन किया गया है, और साथ में उस पर्टिकुलर उस चीज़ की क्या है, सजा क्या है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है बेटा, एक तो क्या है कि क्राइम को डिफाइन किया गया है, ठीक है, दो ही बातें हैं, आईपीसी में क्राइम को डिफाइन किया गया है, और फिर क्या है कि उस क्राइम की जो पनिशमेंट क्या है। फिर डकैती क्या होती है, डकैती को डिफाइन कर दिया, ठीक है, और उसकी पनिशमेंट क्या है, ठीक है। सीआरपीसी, सीआरपीसी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डिफाइंस एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर एग्जॉस्टिंग एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट। देखो अब दो बातें हैं, इंडियन पीनल कोड क्या है बेटा, एक सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन है, ये क्या बोलते हैं, एक सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन। सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन क्या होता है, ठीक है, जो किसी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बताता है कि आपने ये अपराध किया, आपकी इसकी सजा ये मिलेगी आपको, ऐसे। ये तो एक प्रोसीजर लेजिस्लेशन है, यानी कि अब आईपीसी बना है, ठीक है, उसके तहत अब ये सजा होगी। अब सजा देनी कैसे है, सम्मन कैसे भेजना है, वारंट कैसे भेजना है, अरेस्ट कैसे करनी है, ठीक है, ये सब किस में है, सीआरपीसी में है। यानी पनिशमेंट देनी है, ये तो किस में है, आईपीसी में है। अब वो पनिशमेंट कैसे देनी है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कि गिरफ्तारी कैसे करनी है, सम्मन कैसे भेजना है, वारंट कैसे भेजना है, ये सारी बातें किस में आती है बेटा, सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ठीक है। लिखा ही हुआ है प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी ये क्या है, एक प्रोसीजरल लेजिस्लेशन है, प्रोसीजरल लेजिस्लेशन है, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बहुत सारे आपने सुना ही होगा, क्रिमिनल केसेस होते हैं, मर्डर के हो गया, थेफ्ट का हो गया, डकैती का हो गया, ठीक है, रेप केसेस हो गए, ठीक है। मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस अंडर द लॉ। असॉल्ट क्या होता है, किसी की मार पिटाई करना। तो क्रिमिनल लॉ क्लियर हो गया आपको। क्रिमिनल लॉ का मेन मकसद क्या है, एक तो यहाँ पे बताया जाता है कि अगर कोई पब्लिक रॉन्ग कमिट करते हो, कोई क्राइम करते हो, ठीक है, तो उसका क्या होगा, किस तरीके से उसके वहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। उसके लिए दो बेसिक मेन कानून हैं, एक तो है सीआरपीसी और एक क्या है, आईपीसी। इंडियन पीनल कोड में बताया गया है कि कैसे भी अपराध का मीनिंग क्या है, क्राइम का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन दे रखी है, और उस क्राइम की सज़ा क्या है। और जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वहाँ बताया गया है कि हाँ भी सज़ा तो है, और उस सज़ा को इफेक्टिवली दिया कैसे जाएगा, उसका जो प्रोसीजर कैसे है, यानी जो एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट है वो कैसे होगा, ठीक है। तो वो क्या है, किसमें बता रखा है, सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। अब एग्जाम्पल क्या है क्राइम्स की, जैसे हमने देखा, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गई, ठीक है। चलिए, सिविल लॉ क्या होता है, इसका मेन फोकस होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे। जैसे मान लो मियाँ बीबी का कोई झगड़ा है, किसी का पैसे का लेन देन का झगड़ा है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो झगड़े होते हैं, जो बेसिक जो डिस्प्यूट होते हैं लोगों में, ठीक है, सिविल मैटर्स पे, ठीक है, ये नहीं कि किसने किसी को मार दिया, ठीक है, किसने हाथ पैर तोड़ दिया, वो तो क्राइम है, फिर क्रिमिनल में जाएगा। किसी का लेन देन का झगड़ा है, पैसे का झगड़ा है कोई, ठीक है, मैंने आपको चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, सिविल मैटर्स होते हैं, लेन देन के झगड़े हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ फोकस किसके ऊपर है, पनिशमेंट के ऊपर नहीं है, रादर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट के ऊपर है, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो होता है वहाँ पे फोकस होता है सजा दिलवानी है, सजा दिलवानी है। जैसे मान लो आपने मेरे खिलाफ कुछ गलत बोला, बिना किसी एविडेंसेस के, बिना किसी सब्सटैंशिएटिंग एविडेंसेस के आपने मेरे खिलाफ गलत बोला। अब मैं चाहता हूँ कि इससे मेरी मानहानि हुई है, डेफेमेशन हुआ है, तो मुझे मुआवजा मिले। तो मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, कंपनसेशन। तो मैं कोर्ट में चला गया, ठीक है, तो जब मैं कोर्ट में जाके कंपनसेशन मांग रहा हूँ, तो यानी ये आ जाएगा सिविल लॉ में, ठीक है, इसमें आएगा सिविल लॉ में। बट आपने क्या है, मेरे खिलाफ गलत बोला, मेरी रेपुटेशन डैमेज हुई, मुझे लॉस भी हुआ, ठीक है, वो तो मैं, ठीक है, कंपनसेशन मांग रहा हूँ, तो ठीक है, तो ये सिविल लॉ में है। बट मैं चाहता हूँ कि आपको क्या मिले, सज़ा मिले, तो क्या मिले, पनिशमेंट मिले, आपको जेल में जाना पड़े, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, क्रिमिनल लॉ में आ जाएगा। ये किस में आएगा बेटा, क्रिमिनल लॉ में आएगा। आप समझ रहे हैं। तो यानी कि जो क्रिमिनल लॉ का मेन मकसद है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ का मेन मकसद क्या होता है, सजा दिलवाना, ठीक है। ऑफेंस क्या है, क्राइम क्या है, ठीक है, क्राइम का डेफिनेशन क्या है, और उसकी सज़ा क्या है, ये किस में आता है, क्रिमिनल में आता है, क्राइम क्रिमिनल प्रोसीजर में आता है। और सिविल का मेन मकसद क्या होता है कि जो झगड़ा है पार्टीज के बीच में, उसका रेजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट, ठीक है।
कहते हैं कि मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस आर डेल्ट विद अंडर सिविल लॉ। ठीक है, जो मैटर्स होते हैं झगड़े के, डिस्प्यूट के मैटर्स होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हैं, वो क्या है, ठीक है, सिविल मैटर्स बोलते हैं उसको। तो इसका मेन फोकस किसके ऊपर है, रेजोल्यूशन के ऊपर है रादर देन पनिशमेंट के ऊपर। क्लासिफिकेशन की बात है, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके सिलेबस में है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने उसका ब्रीच कर दिया, वायलेशन कर दिया, आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट की उसको वायलेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सिविल लॉ के झगड़े हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है, फैमिली लॉ हो गया, मियाँ बीवी का झगड़ा है, प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं पार्टीज में, लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया। ठीक है, टॉर्ट में क्या होता है, एक सिविल रॉन्ग होता है, सिविल रॉन्ग। जैसे मेरा घर है, ठीक है, मेरे घर के आगे आप रोज पार्किंग कर देते हो, रोज घर के आगे पार्किंग कर देते हो, ठीक है, या ऊंची ऊंची बैंड बाजा लगा देते हो, डेक लगा देते हो, ऊंची ऊंची साउंड सिस्टम। मैं परेशान हो रहा हूँ, पढ़ाई नहीं हो पाती, पढ़ा नहीं पाता बच्चों को। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ठीक है, ये जो मैटर्स हैं ये क्या है, सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट होते हैं। ठीक है, प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने क्रिमिनल लॉ की बात की, क्रिमिनल लॉ में क्या था, आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था। यहाँ पे क्या बड़ा, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, एक्ट ऑफ प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉ आर गवर्नड बाय सीपीसी। ठीक है, तो क्रिमिनल में क्या था, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, सीपीसी। एनफोर्समेंट, यहाँ सिविल कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सिविल का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, आप ऐसे समझिए, सिविल जो केसेस होते हैं, ठीक है, और एक क्रिमिनल केसेस होते हैं, इतना तो आपको समझ आ ही गया। सिविल केसेस जो हैं यहाँ पे क्या है, फोकस किसके ऊपर है, ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे किसके ऊपर है फोकस, पनिशमेंट, सजा दिलवानी है पार्टी को। ठीक है, कानून की हमने बात की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। यहाँ पे क्या है, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। ठीक है, और साथ में क्या है, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड है। आईपीसी तो केवल ये बताता है कि क्राइम की डेफिनेशन क्या है और उसकी जो पनिशमेंट है वो क्या है, क्राइम की डेफिनेशन और उसकी जो पनिशमेंट है वो क्या है। ठीक है, और सीआरपीसी बताता है कि जो उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर बताता है कि जो पनिशमेंट देनी है उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है। ठीक है, और फिर कहते हैं कि थर्ड पॉइंट में ये आता है कि जो कोर्ट की बात कर रहे हैं, अब सिविल की बात करें। ठीक है, सिविल केसेस में क्या होता है, देखो सबसे पहले पार्टी कहाँ जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट। ठीक है, वहाँ, यहाँ बात नहीं बनी, फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, फिर आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हर केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। ठीक है, फिर होता है कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, सेशन कोर्ट होते हैं क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं पार्टी। ठीक है, फिर कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हो गया। ठीक है, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, जुडिशल मजिस्ट्रेट, ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ऐसा। ठीक है, बेसिक मोटा मोटा समझा रहा हूँ मैं तो आपके, केवल डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट हो गए, फिर हाई कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट। यहाँ भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, स्टार्टिंग का है सेशन कोर्ट, लोकल जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स है बेटा। ठीक है, तो आप फोकस किस पे करिए, अभी आप सिविल लॉ को समझने फोकस कीजिए। सिविल लॉ में क्या है कि यहाँ पे जो फोकस है वो बेटा किस पे है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर फोकस है। ठीक है, रादर देन पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, बताया मैंने, एनफोर्समेंट, सिविल कोर्ट्स एनफोर्स द वायलेशन ऑफ सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सिविल सूट। ठीक है, सिविल सूट। एक और बताता हूँ, एक बढ़िया बात है आपको, सिविल केसेस जो होते हैं बेटा यहाँ पे जो कोर्ट में फाइल होते हैं, इसे बोलते क्या है, सूट, सूट बोलते हैं। ठीक है, आप मेरे पैसे नहीं दे रहे, मैं कोर्ट में जाके क्या फाइल कर रहा हूँ, सूट। ठीक है, अगर यही क्रिमिनल की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, कंप्लेंट। क्रिमिनल क्या होती है, कंप्लेंट। क्रिमिनल में सूट नहीं होते बेटा, यहाँ क्या होती है, कंप्लेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल्स हैं सिविल ऑफेंसेस की, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो उन्होंने कर ही लिया, ठीक है, फैमिली लॉ मैटर्स हो जाते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई चेक बाउंस हो गया ऐसा, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लैंडर और सेलर, डिफेमेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ठीक है, किराएदार किराया नहीं दे रहा या घर खाली नहीं कर रहा, लैंडलॉर्ड तंग कर रहा है बेवजह से खाली करने के लिए, ठीक है, बच्चों के पेपर आ रहे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कॉमन लॉ। अभी तक हमने क्या बात की, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में। नेक्स्ट क्या है, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होते हैं, तो जैसे कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जो जजमेंट्स है वो बाइंडिंग है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में उसकी जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की वो लागू होती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, कॉमन लॉ, ठीक है। ये कैसे, देखो कोर्ट जो होता है ना, कोर्ट जो होता है अपने द्वारा दिए गए डिसीजन पे वो क्या रहता है, ठीक है, कायम रहता है, तो बोलते हैं स्टेयर डिसाइसिस, स्टेयर डिसाइसिस जो एक नियम है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो हमने पहले डिसीजन दिया है हम उस पर कायम है। जैसे कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स आती है, जैसे मान लो एक जजमेंट आई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने केस को बहुत लंबा सुना, 2-2 साल लगा के जजमेंट दे दी, ठीक है। फिर सिमिलर प्रकार का मैटर आ गया 2025 में, जाके मान लो मैटर आया सरकार के सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट कहते ने फैक्ट्स चेक किए, तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सेम मैटर के ऊपर हम पहले भी जजमेंट दे चुके हैं 2022 में, आज उसी हिसाब से क्या है कि यहाँ पे जजमेंट दे दी जाती है। तो यानी कि ये क्या बन गया, कॉमन लॉ, ठीक है, कॉमन लॉ। अब कॉमन लॉ को बदला कैसे जा सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट ही उसके खिलाफ कोई और डिसीजन पास कर दे, अपने ही डिसीजन को ओवररूल कर दे, चेंज कर दे सुप्रीम कोर्ट ही, या फिर क्या है कि देश की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो मेजर जो लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है, अपेक्स लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट या उस कानून को बदल दे, ठीक है, अमेंडमेंट करके या नया कानून बना दे, ठीक है ना। तो कहने का भाव क्या है कि कॉमन लॉ क्या होते हैं कि जो जजमेंट्स होती हैं कोर्ट की, ठीक है, वो जो अप्लाई होती हैं देश भर में उसे क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ, ठीक है। इस जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ इसे कॉमन लॉ, ठीक है। जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है, तो जुडिशरी ने जो डिसीजन दे रखा है, ठीक है, उसके उस टॉपिक के ऊपर कोई कानून तो बना नहीं है मान लो, ठीक है, बना है तो वो, ठीक है, उसके ऊपर ओवरराइड करके जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो क्या है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है। केस लॉ इज ए कॉमन लॉ। ए जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं बेटा ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है वो उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो मानना पड़ता है पूरे देश भर में, थ्रू आउट कंट्री, की जो इम्प्लीमेंटेशन है पूरे के पूरे देश में होती है। और जो हाई कोर्ट की जजमेंट होती है, हाई कोर्ट तो स्टेट वाइज होता है, ठीक है, स्टेट वाइज हर एक स्टेट यूटी का क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है उसकी जजमेंट क्या होती है, ठीक है, जिस स्टेट में, ठीक है, वो हाई कोर्ट है, तो वहाँ पे तो क्या है, ठीक है, सेम स्टेट जहाँ का वो हाई कोर्ट था वहाँ पे तो एप्लीकेबल है, ये फुली एप्लीकेबल, उनको वहाँ पे माननी पड़ेगी, ठीक है। और जो अदर स्टेट्स हैं उनके लिए ये क्या होता है, ये परसुएसिव होता है, यानी कि मान ले तो अच्छा है, पर ये मैंडेटरी नहीं है कि मानना ही पड़ेगा। जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट आई, हाई कोर्ट की, ठीक है, वो तो पंजाब एंड हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको तो माननी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, और कोर्ट्स हैं, उनको माने ना माने उनकी मर्जी है, उनके लिए परसुएसिव है, मानना ना मानना मर्जी है, मानना ना मानना मर्जी है उस पर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जजमेंट डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, ये बाइंडिंग होती है अपॉन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देश भर में जितने भी कोर्ट्स हैं सब पे ये बाइंडिंग हो जाएगी अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताया ये है सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 1 का। स्टेयर डिसाइसिस क्या है कि हमने जो डिसीजन दिया है हम उस पर कायम है, हम जो पहले जजमेंट जो दे चुके हैं, हम जो पहले डिसीजन दे चुके हैं हम उसको उस पर स्टैंड करते हैं, हम उस पर कायम है। यानी कि मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी 2020 में, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में केस गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी, अब 2025 में जाके या 26 में जाके सिमिलर प्रकार का केस आ जाता है, ठीक है, सिमिलर प्रकार का केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया उसी के ऊपर, ठीक है, उन्होंने चेक किया कि यार ये फैक्ट्स तो सारे वही हैं, फैक्ट सर्कमस्टांसेस सब वही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेम डिसीजन क्या है जो पहले दिया था उसी प्रकार से लागू कर दिया, ठीक है, नए केस के ऊपर। दिस इज कॉल्ड स्टेयर डिसाइसिस, इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ
इट इज़ ए लेटिन फ्रेज दैट मीन्स टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, कि जो पहले डिसाइड हो चुका है हम उसी पे स्टैंड अपना, ठीक है, हमारा रुख वहीं पे कायम है। द डॉक्ट्रिन ऑफ stare decisis reinforces the obligation of courts to follow the same principle or judgment established by previous decisions while ruling a case where the facts are similar or on all four legs with the earlier decision। ठीक है, तो जहाँ पे फैक्ट्स क्या हैं, सेम है, या बेसिकली जो सारा कुछ कवरेज है वो सारा वही चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने कोर्ट्स हैं वही सेम जजमेंट्स दे देते हैं जो पहले, ठीक है, केस में दी गई थी, जो पहले केस में बेटा दी गई थी। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने बात किस किस पे की है बेटा। एक हमने बात की है हमारा भी क्रिमिनल लॉ। ठीक है, हमने जो क्रिमिनल लॉ पे बात की है, ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ पे बेटा जो बात की हमने, क्रिमिनल लॉ तो क्या हो गया हमारा, ठीक है, कि हमने वहाँ बात की कि एक तो वहाँ जो मकसद है वो क्राइम को डिफाइन करने का है, और दूसरा क्या है कि वहाँ पे सज़ा देने का है, क्राइम को डिफाइन करना हो गया और वहाँ पे पनिशमेंट देना हो गया। और सिविल लॉ में जो फोकस होता है बेटा वहाँ पे सज़ा देने पे नहीं होता, वहाँ डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन पे होता है। और वहाँ पे हमने देखा कि क्रिमिनल केसेस में क्या है कि आईपीसी है और सीआरपीसी है, सिविल केसेस में क्या है, सिविल जो अपना सिविल प्रोसीजर कोड है वो है। ठीक है, और हमने बात की क्रिमिनल केसेस कैसे हैं, जो मर्डर है, डकैती है, रेप है, ठीक है, थेफ्ट है, तो वो क्या है, क्रिमिनल केसेस हैं। और जो आपका लेन देन के मैटर्स हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत जो मैटर्स आ रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फैमिली लॉ मैटर्स हैं, ये फैमिली मैटर्स हैं, ये सब क्या है, सिविल मैटर्स हैं। ठीक है, कॉमन लॉ क्या है कि एक लॉ ऑफ द लैंड है, जहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट्स है, जहाँ पे हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि एक लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है, उसको कॉमन लॉ बोल देते हैं। ठीक है, तो कॉमन लॉ बोल देते हैं जो लीगल प्रेसिडेंट्स हैं, केस लॉज हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या सीखा साथ में, स्टेयर डिसाइसिस। ठीक है, कि जो हमने डिसीजन दे रखा है हम उसी पे स्टैंड अपना लेते हैं। ठीक है, यानी कि सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज हैं, उसी के ऊपर जो पुराना डिसीजन दिया गया था वही अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। नेचुरल जस्टिस क्या होता है कि देखिए, जब आप किसी को सजा देते हैं तो कम से कम उसको क्या मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड को बोलते हैं एक नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह के नियमों की बात करेंगे हम। ठीक है, पहला नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ, ठीक है, दूसरा ऑडियो अल्ट्रम पार्टम ए रीजन डिसीजन। ठीक है, तो कहते हैं नेचुरल जस्टिस क्या है, इसको और क्या बोलता है, जस्ट नेचुरल, डील्स विद सर्टन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। देखो, खाली न्याय मिलना जरूरी नहीं होता, न्याय, कोर्ट का काम यही नहीं है न्याय देना है, कोर्ट का काम ये भी होता है कि दिखना भी चाहिए कि न्याय दिया गया है। ठीक है, दिखना चाहिए न्याय दिया गया है, वो कैसे, पहला पॉइंट, कहते हैं रूल्स क्या है इसके नेचुरल जस्टिस के, नेमो जुडेक्स इन कोजा नुआ, यानी नो वन शुड बी मेड ए जज इन हिज ओन केस एंड इज ए इट्स ए रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस। यानी ये क्या कहता है कि एक नेचुरल जस्टिस है, इसमें इम्पार्शियलिटी इन जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग दी गई है। कहते हैं कि यानी कि वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए वहाँ पे, तो इंडिविजुअल्स और एंटिटी शुड नॉट एजुडिकेट मैटर्स इन विच दे हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट का एक जज है, उनके सामने एक मैटर्स आया जिसमें उनके अपने जो रिलेटिव्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अपने रिलेटिव्स इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे उसका पर्सनल इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो यानी उस जज साहब को क्या है कि उसको उस केस से दूर हो जाना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि नेमो जुडेस इन कोजन सुआ का मतलब सिंपल है कि यानी कि कोई भी अपने ही केस में खुद जज नहीं हो सकता। यानी कि मेरा ही मामला जो एक मामला जुड़ा हुआ है, मैं ऐसा केस सुन रहा हूँ जो केस क्या है कि मुझे ही इफेक्ट कर रहा है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यानी सिंपल से इसको भाषा में याद रखने की कोशिश करें तो कहते हैं कि अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप केस सुन रहे हैं वहाँ पे आपका किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जो केस सुन रहे हैं वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में खुद जज नहीं बने, कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में खुद जज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये इसका मकसद क्या है कि जो जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स है वहाँ पे क्या है, इम्पार्शलिटी, इम्पार्शलिटी इंश्योर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडियो अल्ट्रम, सिंपल है ये तो, हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी ए फेयर हियरिंग, तो बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यानी कि जब आप कोर्ट में कोई केस सुनते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो आप बिना सामने वाली पार्टी को सुने उसको किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट या सज़ा नहीं दे सकते।
तो सुनवाई का मौका तो दिया जाना चाहिए, सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन डिसीजन। कहते हैं कि देखो जब भी कोई कोर्ट कोई जजमेंट देता है, डिसीजन देता है, तो उसको चाहिए कि वो पूरे एक्सप्लेन करे, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है, जजमेंट होती है, उसमें पूरा बताया होता है कि हमने ये जो डिसीजन दिया है किस बेस पे दिया है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक जजमेंट्स होती हैं कोर्ट की, 1000 या 5-5 हज़ार पन्नों की होती हैं, तो पूरा एक्सप्लेनेशन होता है भी हाँ भी क्या फैक्ट्स हमारे सामने आए, ठीक है, जिसके बेस पे हमने ये डिसीजन दिया। ठीक है, इज ए जजमेंट और रूलिंग इन विच द डिसीजन मेकर प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजनिंग बिहाइंड द कंक्लूजन रीच्ड। ठीक है, तो डिसीजन मेकर जो जजेस हैं वो बताते हैं कि हम किस प्रकार से, ठीक है, उसकी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं कि किस बेसिस पे क्या है हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, किस बेसिस पे क्या है कि इस कंक्लूजन पे हम पहुंच पाए हैं। एंड रीजन डिसीजंस आर रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो आप समझ गए, तीन बातें हैं यहाँ पे। एक तो कहते हैं कि आप अपने ही केस में, ठीक है, जज मत बनिए, यानी कि अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले पे तो फोकस ये हो गया कि आपको अपना जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, आप ऐसा कोई केस जिसमें आपका खुद का ही इंटरेस्ट है उस केस से दूर रहिए, उसमें आप इन्वॉल्व मत होइए। और दूसरा क्या है कि आपने क्या करना है कि जजमेंट जब भी देनी है, ठीक है, उससे पहले आपने सामने वाली पार्टी को, यानी सभी पार्टीज को क्या है, एक सुनवाई का मौका देना है। ठीक है, और थर्ड क्या है कि जब भी आप जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं तो जजमेंट्स हैं उसके, वो जजमेंट पे कैसे पहुंचे, कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, उसकी आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या आ गया लास्ट में कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी होती है कोर्स ने। ठीक है, आउट जजमेंट्स। ठीक है, जो भी वो कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, जजमेंट दी हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी किस प्रकार से, किन किन फैक्ट्स के आधार पे, किन किन रीजंस, किस किस लॉ के आधार पे हम क्या है जजमेंट पे पहुंचे, ये सब बताना होता है किसने, कोर्स ने। ठीक है ना, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो जजमेंट कहते हैं कि ओवरराइड कर सकती है या ऑल्टर कर सकती है किसी कॉमन लॉ को, बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैट्यूट्स। कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं, तो जो कॉमन लॉ है यानी उन्होंने खुद ही कोई डिसीजन दिया है, उसको वो ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, और जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है उसको कुछ नहीं छिड़खा नहीं कर सकते। बट हाँ, कई बार क्या होता है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ों पे एक साइलेंस है। पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाया तो उस चीज़ पे वो पार्लियामेंट का जो कानून है साइलेंस है, वहाँ पे साइलेंट है, तो वहाँ पे जो कोर्ट है अपनी जजमेंट दे सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है एनफोर्सिंग द लॉ। नेक्स्ट क्या बेटा, एनफोर्सिंग द लॉ। अब देखो लॉ पास तो कर दिया, अब उसको एनफोर्समेंट भी करना होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, एनफोर्समेंट भी करना होता है। एनफोर्समेंट का जो जॉब होता है बेटा किसका होता है, एग्जीक्यूटिव। देखो तीन हमारे ना, एक जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो पिलर्स है, ठीक है, तीन पिलर्स माने जाते हैं। एक कानून बनाने वाले, एक क्या होते हैं, कानून बनाने वाले। ठीक है, तो हम बोलते हैं लॉ मेकर्स। ठीक है, दूसरा होता है कानून चलाने वाले, तीसरा होता है जुडिशरी। कैसे, एक तो हो गया लॉ बनाने वाले हो गए, लॉ मेकर्स हो गए, तो जो भी हमने पढ़ा, जैसे कि पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो ठीक है वो लॉ मेकर्स हैं। और दूसरा है कानून चलाने वाले से हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी बोल देते हैं। यहाँ तो हो गया पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी नेता लोग, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। और लास्ट है कि जहाँ पे जो लॉ बनाए थे उसकी वायलेशन होती है, फिर केस चले जाते हैं कहाँ, जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। ठीक है, तो तीन लोग हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला पिलर कौन है, लॉ मेकर, कानून बनाने वाले। ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, बाबू लोग। जुडिशरी हो गया, ठीक है, लास्ट, यानी न्यायपालिका। ठीक है, देखो ये तो हो गया कानून बनाने वाले। ठीक है, ये हो गया हमारी एग्जीक्यूटिव, कानून को चलाने वाले, कार्यपालिका कह सकते हैं, ये न्यायपालिका। ठीक है, ऐसे। तो कहते हैं कि एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ लॉस, मॉनिटर तो कौन करेगा भाई, ठीक है, ये तो जुडिशरी का काम हो गया, चेक करना कि वायलेशन तो नहीं हो रही। ठीक है, आफ्टर ए लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, अब वो पास किसने करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने। somebody should monitor whether the law is being followed, दिस जॉब इज ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की जॉब है, बट मॉनिटरिंग में अगर वायलेशन पाई जाती है, ठीक है, तो फिर जो सजा आगे देनी है कि हाँ भाई वो किसके पास रहता है, जुडिशरी के पास। डिपेंडिंग ऑन वेदर ए लॉ इज सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल बी इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज
सम ऑफ द पॉपुलर मिनिस्ट्रीज आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, करंट अफेयर, ठीक है, कॉर्पोरेट अफेयर है, होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, एंड सो ऑन। दीज मिनिस्ट्रीज आर हेडेड बाय मिनिस्टर एंड रन बाय द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज, ठीक है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि देखो, अब कानून तो बना दिया गया, वो हमने देख लिया कि लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है। लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है कि कानून है, पार्लियामेंट में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, पास होगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, फिर क्या है कि जो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया है उसमें पब्लिश होगा अगर ये सेंटर का कानून है, ठीक है। उसकी एनफोर्समेंट क्या है, अब डिपेंड करता है कि जिसने ये कानून पास किया, तो उसी मंत्रालय की जिम्मेवारी होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है। जिस मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ने ये कानून पास करवाया था पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसी पर्टिकुलर रेलिवेंट मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाने की, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। तो है ये देश में, आपने देखा जैसे हमारे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, हेल्थ है, ठीक है, एजुकेशन है, आयुष है, तो कितनी सारी मिनिस्ट्रीज हमारे यहाँ, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट। ए मिनिस्ट्री इज composed ऑफ एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स नॉन एज सिविल सर्वेंट्स एंड इज पॉलिटिकली अकाउंटेबल टू ए मिनिस्टर, जो नॉर्मली क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर। मोस्ट मेजर जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो हेडेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर हु सिट्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड टिपिकली सपोर्टेड बाय ए टीम ऑफ जूनियर मिनिस्टर्स कॉल्ड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसे स्टेट एक, जैसे सेंटर का एक फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, वो हेड हो गया, ठीक है, वो बैठता है यूनियन कैबिनेट में जाके। फिर जूनियर स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस जैसे, ठीक है। तो क्या हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, कहते हैं अपनी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, यानी जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है लॉ की, वो क्या है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट के, ठीक है, अपने। तो मिनिस्ट्री में क्या है कि ऑफिशियल्स होते हैं, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ होते हैं, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं जैसे, ठीक है, जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आई यूपीएससी वगैरह के। और जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है उसमें क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है। और जूनियर लेवल में बड़े मंत्रालयों में क्या होता है कि वहाँ जूनियर जो एक स्टेट मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, ये क्या है, इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू द सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस कमिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट जो है ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो, ये इनकम जितने भी पैसे जुड़े हुए कानून है, ठीक है, ये किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, ठीक है, ये किसके अंडर आते हैं, सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आ गए। अब इम्प्लीमेंटेशन किसके जरिए है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब रूल्स भी कौन फ्रेम करता है इसके, सीबीडीटी, ठीक है। कमिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है बेशक, वो सारा किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, ठीक है। एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेजर मिनिस्ट्रीज की एंड लॉज की विच आर इन्फोर्स्ड बाय देम, ठीक है बेटा। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। मैं कुछ थोड़ा सा कुछ बातें आपको हट के भी बता रहा हूँ जिससे आपकी जो नॉलेज का होराइजन है वो बढ़े, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको अब तक जितना मैंने समझाया वो सब अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो बाकी का जो पार्ट है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया हुआ है, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट रह गया हमारा, तो ठीक है जी। नेक्स्ट जो हम करेंगे, रिमेनिंग जो पार्ट है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर, ठीक है। क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।